1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। कीवी मैंने जस्ट अभी अभी खाना स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे पता चला है कि इसके अंदर ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जिससे हमें कैंसर नहीं होता। कीवी एंड लाइक जो भी अलग अलग तरह की बेरीज होती हैं, इन सारी चीज़ों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे हमें डिसीज़ नहीं होता। स्पेशली कैंसर जैसे बीमारी से पहले से ही बचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार अगर आपको कैंसर हो गया तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में भी शायद आप मर सकते हो। इसी रीजन से मुझे कीवी स्टार्ट करना पड़ा। लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत महंगा आता है, आप अपना पूरे महीने के बाकी सारे खर्चों को भी देख लीजिए। क्या फालतू फालतू चीजों के ऊपर, फास्ट फूड्स के ऊपर, बिस्किट्स, वेफर, पिज्जा, हजार अलग अलग तरह की चीजों के ऊपर जब आप पैसे खर्च करते हो तब आपको ये याद नहीं आता कि मे बी शायद दुनिया में एक ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे आप अपनी जान को बचा सकते हो। लेकिन हर रोज सुबह उठकर आप चूज करते हो कि ना, इग्नोरेंट रहना ज्यादा अच्छा है। ऐसी सारी रिसर्च करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप भी कीवी नहीं खाते हो तो फिर मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि कीवी खाना स्टार्ट कर देना। बाय द वे, आज हम लोग बैक एंड बाइसेप्स को ट्रेन करने वाला है, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अब से हम लोगों ने पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आई थिंक इसके पहले जब मैं व्लॉग से शूट कर रहा था तब हम लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे थे। सो आज हम कुछ नई बातें करेंगे। अभी मैं अपना प्री वर्कआउट ले रहा हूँ एंड प्री वर्कआउट में भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। लाइक अब से मैं प्री वर्कआउट में सिर्फ कीवी, फिर 9 डेट्स एंड 4-5 केले खाता हूँ। उसके पहले मैं अंडे खाता था, लेकिन मैंने अब अंडे खाना बंद कर दिया है। मैं चिकन भी नहीं खाता। इसके पहले की जो वर्कआउट स्प्लिट आपने देखे थे उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक ब्रो स्प्लिट वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल रहा था। लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई कि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अगर हम एक मसल को ट्रेन करते हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम कुछ ज्यादा ही फेलियर तक लेकर जाए। उस सेट के अंदर सारी एक्सरसाइज में बहुत सीरियसली परफॉर्म करनी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सारी एक्सरसाइज सीरियसली परफॉर्म नहीं करता हूँ, ये बस कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बन चुका था। फिर पूरे दिन में अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं हम लोग, फिर अब ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है कि हर एक सेट में हम उस तरह की इंटेंसिटी मेंटेन करें। एंड गलती से भी अगर आपने वैसे इंटेंसिटी मेंटेन नहीं की तो फिर भूल जाए कि आप असल में अपने बाइसेप के अंदर या फिर अपने बैक के अंदर किसी भी तरह का स्टिमुलेशन कर पाओगे। इसलिए अब मैं पुश पुल लेग रूटीन मैंने स्टार्ट किया है वापस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी इसी तरह से अपने हिसाब से एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करो। लेट पुल डाउन में अगर आपको अपनी बैक कुछ खास फील ना होती हो तो फिर आप नैरो ग्रिप से स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली इस तरह के ग्रिप। क्योंकि जब भी आप कोई भी बैक की एक्सरसाइज के अंदर जितने ब्रॉड अपने हैंड की पोजीशन रखते हैं उतनी ही ज़्यादा मुश्किल बन जाती है वो एक्सरसाइज। जनरली जब भी हम लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे मन में ये तो क्वेश्चन आता है कि हमें एग्जैक्टली किस तरह की वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए। लेकिन वर्कआउट स्प्लिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें एग्जैक्टली किस तरह की एक्सरसाइजेस एंड कैसी टेक्निक, किस तरह से हमें रैप्स परफॉर्म करने चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने पहले ब्रो स्प्लिट वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा था एंड अब पुश पुल लेग में वापस से आ चुका हूँ, तो फिर इसके अंदर भी मेन कॉन्सेप्ट वर्कआउट स्प्लिट का नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट इस चीज़ का है कि मुझे एग्जैक्टली कौन सी वर्कआउट स्प्लिट के अंदर मैं ज़्यादा अच्छे से हाइपरट्रॉफी क्रिएट कर पा रहा था ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रो स्प्लिट में अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं, अच्छे से रिपीटेशंस लगा पाते हैं, उनके मसल्स भी प्रॉपरली टारगेट कर पाते हैं वो लोग। लेकिन मुझे जनरली ऐसा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वर्कआउट स्प्लिट चेंज कर दी।
लेकिन इस चीज़ को देखकर भी लोग ऐसा समझने लगेंगे कि ब्रो स्प्लिट इतनी अच्छी वर्कआउट रूटीन नहीं है, इसलिए मैंने पुश पुल लेग रूटीन में मैं वापस आया। लेकिन असल में वर्कआउट स्प्लिट में कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे सेट्स में थी, मैं किस तरह से रिपीटेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ एंड मुझे एग्जैक्टली कितने दिनों तक वो मसल दर्द हो रहा है, उन सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने वर्कआउट स्प्लिट चेंज की है। सो फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग बोलते हैं कि आपकी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप एग्जैक्टली किस तरह से अपना वर्कआउट रूटीन को मैनिपुलेट करके जितने हो सके उतनी ज़्यादा गेन्स अचीव करने की कोशिश करते हो, जब हम इस तरह से प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो फिर उस मोमेंट पर सामने वाला इंसान आपको ऐसा नहीं पूछ रहा है कि आप एग्जैक्टली कौन सी वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो, वो आपको ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप एग्जैक्टली किस तरह से रिपीटेशंस परफॉर्म करते हो। क्या आप ऐसा मानते हो कि हमें कॉन्सेंट्रिक में फास्ट आना चाहिए, इसेंट्रिक में धीरे आना चाहिए, या आप ईगो लिफ्टिंग को प्रमोट करते हो, आप ड्रॉप सेट्स एंड सुपर सेट्स परफॉर्म करते हो, आपको बहुत ज्यादा वजन उठाना पसंद है या कम वेट उठाकर आपको प्रॉपर टेक्निक परफॉर्म करनी पसंद है। एंड उसके बाद ये बस एक छोटा सा एस्पेक्ट होता है कि आप एक्चुअली कौन से वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो। लेकिन हम लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि एक बार अगर हमें परफेक्ट वर्कआउट रूटीन मिल गई तो फिर फाइनली हमें जिस तरह की फिजिक अचीव करनी थी वैसे हम कर पाएंगे। लेकिन वर्कआउट रूटीन एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट होता है अच्छी फिजिक बनाने के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप वर्कआउट रूटीन के अंदर किस तरह से उन सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हो। अब जो तीसरी एक्सरसाइज होगी हमारी बैक डे की, वो हाइपर एक्सटेंशन होगी। एग्जैक्टली बैक की एक्सरसाइज नहीं है, लोअर बैक की एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो जनरली हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग करते नहीं है। लाइक हाइपर एक्सटेंशन, नेक की एक्सरसाइजेस एंड जो श्रग्स होते हैं हमारे ट्रैप्स के लिए, ये तीनों ही मसल के लिए जो भी एक्सरसाइजेज जनरली लोग परफॉर्म करते हैं, उसकी या तो टेक्निक अच्छी नहीं होती है या तो वो लोग बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हाइपर एक्सटेंशन एंड नेक की जो ट्रेनिंग होती है, ये दोनों एक्सरसाइजेस तो मोस्ट ऑफ द लोग परफॉर्म ही नहीं करते हैं। एंड जब हम लोग श्रग्स की बात करें तो फिर उसमें जनरली लोग या तो कुछ ज़्यादा ही भारी वेट ले लेने लगते हैं या तो फिर कुछ ज़्यादा ही हल्का वजन होता है, जिस रीज़न से जिस तरह से उनके ट्रैप्स में हाइपरट्रॉफी क्रिएट होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती। एंड वो लोग अपने हाथों को एग्जैक्टली प्रॉपरली ऊपर लेकर भी नहीं जाते, जिससे वो प्रॉपरली टारगेट भी नहीं हो पाते हैं। कई सारे लोगों को वे प्रोटीन डाइजेस्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। सो वो लोग कोई भी मिल्क की प्रोडक्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिस रीज़न से उनको पसंद नहीं आता वे प्रोटीन पीना। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ जब आप उसे खाते हो तो फिर उससे आपको दिक्कतें होने लगती है, तो फिर आप किस तरह से वो चीज़ कंटिन्यू कर पाओगे। एंड इसी रीज़न से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मसल ब्लेज का बी ग्रीन प्लांट प्रोटीन एक बार ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जनरली जब भी हम लोग इस तरह से प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि इसमें सारे प्रोटीन्स नहीं होंगे। चिंता मत कीजिए, मसल ब्लेज है हमारे पास, उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि इस प्रोटीन के अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो ताकि आप अच्छे से मसल्स बिल्ड कर सको। सो अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो और वीगन हो तो फिर क्या कर रहे हो आप? अभी तक अपने मसल ब्लेज का बी ग्रीन चेकआउट क्यों नहीं किया है?
एंड अगर आप चेकआउट करो तो फिर प्रेम MB कोड यूज करना मत भूलना, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हर एक एक्सरसाइज में वार्म करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइपर एक्सटेंशन में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज इन जनरल कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। एंड अगर आपने कभी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं किया है तो फिर मैं तो यही बोलूंगा कि 5 किलो की प्लेट भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आपके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि अगर अभी आप एक बिगिनर हो एंड अभी तक बाय द वे अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो अपने बैक के सेशन में, तो फिर आपको डेफिनेटली इसको ऐड करना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप लेट स्प्रेड पोज करते हो तो फिर इस मूवमेंट पर जो क्रिसमस ट्री होता है, जो जनरली लोगों को बहुत पसंद आता है, क्रिसमस ट्री को अगर आपको प्रॉपरली फॉर्म करना हो तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए। एंड इसको आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना इंपॉर्टेंस आप बाइसेप के एक्सरसाइजेस को देते हो। वर्कआउट के स्टार्टिंग में हम लोग फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे कि किस तरह से एग्जैक्टली पूरी वर्कआउट स्प्लिट एंड एग्जैक्टली एक्सरसाइजेस मैटर नहीं करती हैं, लेकिन उन सारी एक्सरसाइजेस को आप किस तरह से परफॉर्म करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप हर एक रिपीटेशन के अंदर किस तरह से इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करते हो। माइक इजराइल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि आपका जो लास्ट रैप होना चाहिए वो सामने वालों को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि ये एक और रैप लगाने वाला है। तो फॉर एग्जांपल आपने 12 रिपीटेशंस लगाए बाइसेप कर्ल्स के एंड अब आप में सिर्फ इतनी ही जान है कि आप एक और रैप लगा पाओगे। आपने एक और रैप लगाया जैसे तैसे करके एंड फिर जब आप नीचे जाना स्टार्ट करो तो फिर आपको वो वाली मूवमेंट बहुत स्लोली परफॉर्म करनी है। एंड वो चीज़ जब सामने वाला देखेगा तो फिर उसे ऐसा लगेगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक और रैप और लगाने वाला होगा, लेकिन असल में आप में इतनी जान नहीं होगी कि आप एक और रैप लगा पाओगे। सो बोध ये है कि आपका जो स्पेशली लास्ट रैप होना चाहे वो आपको बहुत स्लोली परफॉर्म करना चाहे, क्योंकि उसमें से आप बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स हासिल कर सकते हो। अब दिक्कत ये आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द लोग जब रिपीटेशन स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट करते हैं तो फिर उनके जो रैप्स होते हैं वो बहुत फास्ट दिखते हैं एंड वो लोग जनरली नीचे जाते समय कंट्रोल नहीं करते हैं। अब इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि हमारे जितने भी मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो सारे बहुत अच्छे खासे डैमेज हो सकते हैं अगर हम लोग उन्हें नीचे इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करते समय अगर हम उनको कंट्रोल करें तो। लेकिन अगर आप कंट्रोल ही नहीं करोगे तो फिर अब आपको सिर्फ 50% रिटर्न से मिलेंगे उस पूरे सेट में से। अब अगर आप जिम में आ रहे हो 1-2 घंटे के लिए वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आपका तो ये मेन गोल होना चाहिए कि आपको सिर्फ इस 1 घंटे को मैक्सिमाइज करना है एंड जितने हो सके उतने मसल्स आपको बनाना है, ये आपका गोल होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत फास्ट रैप्स परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आप जिम में आकर कुछ खास हासिल नहीं कर पाओगे। और अगर आपने 1 साल तक जिम किया है तो फिर आपको रिटर्न से सिर्फ 6 महीने के ही मिलेंगे, जो ऑब्वियसली वर्थ इट नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक रैप को अच्छे से कंट्रोल करो, स्पेशली इसेंट्रिक मूवमेंट में, क्योंकि उसी मूवमेंट में आपको पता चलेगा कि आपकी असल में औकात क्या है। ये मैं वार्म अप कर रहा हूँ। अगर पूरी ज़िंदगी मुझे सिर्फ एक ही बाइसेप की एक्सरसाइज करनी हो तो फिर उसमें प्रीचर कल को ही हेड करूँगा, क्योंकि इसमें जिस तरह का स्ट्रेच फील होता है उतना अच्छा स्ट्रेच प्रोबेबली एक भी बाइसेप की एक्सरसाइज में हमें फील नहीं हो सकता, और एटलीस्ट मुझे नहीं होता। बिहाइंड द बैक केबल कर्ल्स भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि इसमें जिस तरह से अपने हैंड की पोजीशन रखनी होती है उसमें फिर बाइसेप के साथ माइंड मसल कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो एक्सरसाइज मुझे
अच्छी लगती है, लेकिन प्री-वर्कआउट्स बहुत अच्छी लगती है। और इसमें भी आपको वही सेम रूल फॉलो करना है। नीचे जाते समय आपको एकदम धीरे धीरे जाना है एंड ऊपर आते समय आप ज़्यादा फास्ट आ सकते हो। कंट्रोल कंट्रोल ये है मेरी इवनिंग स्नैक, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह के नट्स हैं। एंड अभी मैं इसके अंदर सीड्स भी ऐड करने वाला हूँ ताकि इसके अंदर अच्छा खासा मैग्नीशियम भी आ जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हो सके उतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं वेजिटेरियन डाइट से ही कंप्लीट कर सकूँ एंड मुझे कोई भी दूसरी सारी चीज़ें खानी ना पड़ा। तो ये सनफ्लावर सीड्स हैं, जिसको मैं एक पूरी अच्छे से चम्मच भर के इसके अंदर डालने वाला हूँ। फिर पम्पकिन सीड्स, ये आज मैंने नए नए ही लिया है क्योंकि स्टॉक ख़त्म हो गया था। कल पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स तो मैंने आज से ही स्टार्ट किया है खाना, लेकिन फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स मैं पहले भी खाता था, लेकिन मुझे पता चला कि अपेरेंटली मैग्नीशियम मेरी बॉडी में थोड़ा कम है, इसलिए मुझे सीड्स खाना ज़्यादा स्टार्ट करना होगा। ये पम्पकिन सीड्स हैं, एक पूरी चम्मच। एंड मैं बस आशा कर रहा हूँ कि इसका स्वाद अच्छा आएगा। मैंने पूरा मिक्सचर बनाया था, लेकिन ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक और चीज़ है, ये मुझे फ्री में मिला था, जिसके अंदर अलग अलग तरह के नट्स एंड सीड्स आ गए। सो इंटरेस्टिंग बात ये है इन सारे नट्स एंड सीड्स की कि इनको जब आप खाते हो तो फिर इनका स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। सो वो एक अच्छी बात है। इसके अंदर कैलोरीज भी भर भर के होती है, लेकिन कैलोरीज की वैसे भी मुझे नीड रहती है क्योंकि दूध भी बंद कर दिया है। सो अब दूध की एंड अंडों की उन सारी कैलोरीज को मुझे इन्हीं सारी चीज़ों में से लेना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मील बन जाती है। इसमें सिर्फ हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, इसमें इनफ कैलोरीज भी है, जिसके थ्रू मैं कुछ ज़्यादा स्किनी नहीं बन जाऊंगा। अगर आपको मेरा एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो चाहिए हो तो फिर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि नेक्स्ट महीने का जो वीडियो होगा वो मैं फुल डे ऑफ ईटिंग के ऊपर ही बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।